हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। हाँ जी बेटा, हमारा लेसन था फोर्थ मुगल एम्परर के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में, यानी मुगल साम्राज्य। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो मुगल थे उसको सबसे पहले बाबर जो था उसको एक तरह से इन्विटेशन दिया था। जो इब्राहिम लोदी था, लास्ट लोदी रूलर, उसको ना तो दरबारी पसंद करते थे ना ही जनता पसंद करती थी। तो उसको सत्ता से हटाने के लिए उसी के जो दरबार में दरबारी था, किसी एक दरबारी ने कहा कि इसकी पावर काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है और आप ऐसा कीजिए, यहाँ आक्रमण कर दीजिए। तो बाबर ने क्या किया, इंडिया पर आक्रमण किया और धीरे धीरे 4 सालों में ही उसने ज़्यादातर भारत के हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिर हमने पढ़ा कि बाबर ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी इन 4 सालों में, यानी 1526 को जब ये यहाँ आया था उसके बाद कंटिन्यू 30 तक वो लगातार लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा। और ये लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते 30 में इसी के किसी विश्वसनीय आदमी ने, यानी इसी के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने, इसके दरबारी था या सैनिक था, कौन था, जिसने क्या किया, इसको पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया धोखे से, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए आगे पढ़ेंगे हम इसके बाबर के बारे में। बाबर वॉज ए ग्रेट लीडर। बाबर एक महान नेता था, एक गुड जर्नल एंड एक ब्रेव वॉरियर। एक अच्छा जर्नल था, यानी सेना का नेतृत्व करने वाला था, और एक अच्छा योद्धा था। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। ये अच्छा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था। पोइट, कवि भी अच्छा था, यानी कविताएं भी बहुत अच्छी लिखता था। एंड लवर ऑफ लिटरेचर, और इसे साहित्य से बड़ा प्रेम था। यानी बाबर में सारी क्वालिटियाँ मौजूद थी, चाहे वो नेता की हो, यानी लीडरशिप की हो, नेतृत्व करने की, सेना का बागडोर संभालने की, योद्धा के रूप में, कवि भी अच्छा था, विद्वान भी था, हर चीज़ का जानने वाला भी था, और साहित्य से प्रेम करता था। ही वॉज वेरी लर्न इन पर्शियन एंड अरबिक। वो बहुत ही विद्वान था पर्शियन और अरबिक भाषा में। पर्शियन और अरबी जो भाषा होती है ना, उसका उसे बड़ा ज्ञान था, क्योंकि देखो ये तकरीबन बाहर से रहने वाले थे, अफ़गान के इस साइड यही भाषाएँ चलती हैं, या तो पर्शियन चलती है या अरबी चलती है। तो इनमें इसको बड़ा विद्वान था ये। हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने खुद की जीवनी लिखी है, यानी अपने बारे में पूरी पुस्तक लिखी है इसने खुद। वॉज द बाबरनामा, जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। यानी बाबर ने अपने जीवन के बारे में खुद जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, बाबरनामा। विच ही रोट इन तुर्किश, जिसको इसने तुर्की भाषा में लिखा है। हिज मदर टंग, जो इसकी मदर टंग थी, मदर टंग मतलब जो अपनी आम बोलचाल की भाषा होती है, जैसे तुम हरियाणवी बोलते हो वो तुम्हारी मदर टंग है, ऐसे ही तुर्की इसकी मदर टंग थी, यानी इसकी खुद की भाषा थी उनके क्षेत्र की जहाँ ये रहता था, तो उसी भाषा में इसने अपनी इस पुस्तक को लिखा है। इट टेल्स अस अबाउट हिज लाइफ, ये हमें बताती है इसके जीवन के बारे में, एंड हिज फीलिंग अबाउट इंडिया, और ये भारत के बारे में क्या सोचता था, क्या इसके मन में भावनाएं थी, वो सारा इसकी पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। इट ऑल्सो इंक्लूड डिटेल्स, इसमें हमें जानकारी मिलती है, पूरी विस्तृत जानकारी, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फ्लोरा, फ्यूना, ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया। पूरे विस्तार से इसने वर्णन किया है भारत के वनस्पति के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, भारत की जो भूमि है ना, जैसे पहाड़ है, मैदान है, इसके बारे में, और इंडिया के लोगों के बारे में। मतलब अपनी पुस्तक में खुलकर बताया है इसने कि भाई मैं इतने साल का था, मेरा ऐसे जन्म हुआ, यहाँ इस वंश में मैं पैदा हुआ, मतलब पूरी डिटेल लिखी है इसने अपने जीवन की, कि मेरी इतनी आयु में मुझे राजा बनाया गया, मेरे पिता की ऐसे मृत्यु हुई, मैंने फिर उसके आमंत्रण पर वहाँ पर आक्रमण किया इंडिया में कैसे कैसे पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, कैसे लोग थे, मतलब पूरी डिटेल इसने लिखी हुई है उसमें। इसके बाद देखिए हुमायूं जो इसका पुत्र है, बाद में इसने बागडोर संभाली। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और ये क्या बन गया, राजा बन गया। ये 1530 से 40 यानी 10 सालों तक रहा। उसके बाद इसका साम्राज्य से छिन गया था। फिर 1555 में इसे फिर से अपना राज्य प्राप्त हुआ और 56 में फिर इसकी भी मृत्यु हो गई। तो देखो इसके बारे में भी, नसरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नॉन एज हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद इसका वास्तविक नाम है, जिसको वास्तविक नाम से ज़्यादा हुमायूं के नाम से जाना जाता है। सक्सीड हिज फादर बाबर, ये गद्दी पर बैठा अपने पिता बाबर के बाद एज द एम्परर इन 1530, 1530 में राजा के रूप में, मतलब ये आसीन हो गया सिंहासन पर। ऑल्दो द मीनिंग ऑफ हिज नेम हुमायूं वॉज फ्रंटनेट, ही लैड एन एक्सट्रीमली टर्बुलेंट लाइफ।
हुमायूं का वास्तविक मीनिंग होता है तूफानों को झेलने वाला, ठीक है। तो इसने अपने जीवन में ना बहुत मुसीबतें झेली थी। He faced a series of problem after ascending the throne. इसने मतलब सीरीज मतलब एक बार गद्दी पे बैठा, फिर इसको हटा दिया गया, फिर बैठा, फिर हटा दिया गया, ऐसे मतलब इसके साथ जो राजगद्दी पे बैठने के बाद जो चालबाजियाँ थी और जो इसका राजगद्दी से बैठना और उठना चला, वो प्रॉब्लम इसने फेस की। हिज फादर टेरिटरी एंड सेटअप एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, और जो इसके पिता ने इसको मतलब विरासत में जो क्षेत्र दिया था ना, उसको संभालने में भी इसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमंग हिज ब्रदर कर्मा गोट काबुल, इसका जो भाई था जिसका नाम था कमरन, दूसरे भाई का नाम जिसको काबुल मिला, एंड खंदरा आस्क्री गोट संभाल नाम का जो इसका दूसरा भाई था उसको कंधार और आस्क्री जगह का नाम है ये उसको दे दिए गए। एंड हिंदाल गोट अलवर एंड मेवात, और हिंदाल जो था उसको अलवर और मेवात का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया। मेवात जो अपने हरियाणा में पड़ता है वो वाला एरिया। हुमायूं हैड टू फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ द अफगान लेड बाय शेरशाह सूरी एंड बहादुर शाह। हुमायूं को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखो जब बंटवारा हुआ ना तो इसको क्षेत्र भी वो दिया गया जहाँ बार बार लोग क्या कर रहे थे, आक्रमण। तो इसके ऊपर अफगान से शेरशाह सूरी और बहादुर शाह जो है कंटिन्यू इस पर आक्रमण कर रहे थे। द रूलर ऑफ गुजरात, शेरशाह सूरी और बहादुर शाह जो थे ना गुजरात के रूलर थे, और अफगान पर कंटिन्यू ये अफगान की साइड इसको क्षेत्र जो दिया गया था उस पर ये क्या कर रहे थे, आक्रमण। हुमायूं जो है इंटेंटली सक्सेसफुल अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, हुमायूं इनके सामने कामयाब रहा। हाउएवर बहादुर शाह शीघ्र ही, सून है ना, जैसे सून का मतलब शीघ्र ही, बहादुर शाह ब्रेस्ट बैक गुजरात एंड मालवा, इसने गुजरात और मालवा को वापस प्राप्त कर लिया बहादुर शाह ने संघर्ष करते हुए। जैसे बताया ना वो सक्सेसफुल रहा था, यानी युद्ध हुआ तो हुमायूं ने उस पर कब्जा तो किया गुजरात और मालवा पर, लेकिन फिर से बहादुर शाह ने दोबारा प्रयास करके उस गुजरात और मालवा को पुनः प्राप्त कर लिया। शेरशाह प्रूव टू बी ए स्ट्रॉन्गर एनिमी एज ही डिफीट हुमायूं डिसीवली इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज इन 1539 एंड 1540। शेरशाह सूरी भी इसके लिए काफ़ी ताकतवर दुश्मन सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने दोनों लड़ाइयाँ, चौसा की और कन्नौज की जो लड़ाई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो हुई थी 1539 में और 40 में, तो ये दोनों लड़ाइयाँ हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। दीज डिफेट फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली टू काबुल, और इन हार से हुमायूं जो है वापस कहाँ लौट गया, काबुल लौट गया। एंड थ्रेट आफ्टर पर्शिया, उसके बाद डर से ये पर्शिया चला गया, पर्शिया मतलब ईरान को बोल रहे हैं। वेयर ही टुक शेल्टर अंडर द सफाविद शाह, जहाँ उसने जाकर के आश्रय प्राप्त किया सफाविद शाह से, यानी इसका जो एरिया इसके अंडर में जो आता था हुमायूं के में, वो तो ये हार चुका था, फिर ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और वहाँ से भागकर ये काबुल गया, और काबुल से फिर ये ईरान गया, और ईरान में इसका जो दोस्त था सफाविद शाह उसके पास जाकर के ये रुका। अब देखिए शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में बता रहे हैं। 1540 से 45 तक इसने शासन किया था, काफ़ी कम समय था, बस 5 साल सिर्फ। शेरशाह सूरी वॉज द सन ऑफ जागीरदार एट सासाराम इन बिहार, शेरशाह सूरी एक जागीरदार का पुत्र था जिसका सासाराम जगह का नाम है बिहार के अंदर, वहाँ से ये बिलोंग करता था। हिज नेम वॉज हसन खां सूरी, इसका रियल जो नाम था ना शुरू में, मतलब असली नाम इसका हसन शाह सूरी था। शेरशाह ओरिजिनल नेम वॉज फरीद खां, और इसका ओरिजिनल नेम जो था फरीद खान था। ही लेफ्ट हिज हाउस सिंस ही हैड क्रूएल विथ हिज स्टेप मदर, इसने अपना घर छोड़ दिया था अपनी सौतेली माँ से झगड़ा करके, यानी इसका झगड़ा हो गया था इसकी सौतेली माँ से, तो इसने अपना घर छोड़ दिया था। ही ज्वाइन द बिहार रूलर एंड बिकम ए रीजेंट, इसने बिहार का जो शासक था उसके साथ मतलब उसकी सेना में भर्ती हुआ ये। सिंस द बिहार रूलर वॉज ए माइनर, तब बिहार का क्षेत्र बहुत कम था। ही लेटर बिकम द रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द सूरी डायनेस्टी, क्योंकि बहुत कम संख्या थी और ये अच्छा योद्धा था, अच्छी कुशलता थी इसके अंदर, तो ये धीरे धीरे क्या बन गया, उस बिहार का राजा बन गया और सूरी वंश की स्थापना की। ही कॉन्क्यूर्ड ए लॉट ऑफ टेरिटरीज, इसने बहुत से क्षेत्रों को जीता।
एंड अनेक्स्ड और जीता पंजाब को, सिंध, मुल्तान, ग्वालियर, मालवा एंड पार्ट ऑफ राजस्थान, और कुछ हिस्सा राजस्थान का। ये मुल्तान वगैरह आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जैसे जो पंजाब आपको पता है ना, बंटवारा जब भारत का हुआ तो आधा पंजाब कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। तो ये जो क्षेत्र थे इन सब पर इसने विजय हासिल की। एडमिनिस्ट्रेशन बताया है, यानी इसका शासन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी वॉज नॉट वर्थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो ज़्यादा वर्थी मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं था कि ये कह सकते हो इसकी प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 47 प्रोविंस कॉल्ड सरकार। इसने अपने पूरे साम्राज्य को 47 हिस्सों में बांटा हुआ था, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था, जिसे क्या कहते थे, सरकार कहते थे। इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड परगना, और उसको फिर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, जिसको क्या कहते थे, परगना कहते थे। दीज सरकार वर प्लेस्ड अंडर सुपरवाइजर, और जो मतलब टुकड़े किए थे ना, तो जो सरकार क्षेत्र बनाया था उसका जो देख रेख करता था उसका एक सुपरवाइजर रख दिया था, यानी निरीक्षण करने वाला, पूरी जांच परख करने वाला। द किंग हैड ए गॉड सेंस ऑफ जस्टिस, इस राजा के पास न्याय की ज्ञान बहुत अच्छा था, मतलब ये न्यायप्रिय राजा था। द चीफ काजी वॉज द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑन जुडिशियल इशू। अगर हम बात करें जहाँ पर न्याय प्रणाली की बात होती है तो चीफ काजी होते हैं, जैसे हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, ऐसे मस्जिद में होते हैं काजी। तो जो मुख्य काजी होता है, मंदिर का सबसे बड़ा काजी होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी सबसे हाईएस्ट पोस्ट उसकी होती है जब न्यायपालिका बैठती है न्याय करने के लिए। एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना आजकल कोर्ट अदालत, तो जो वो न्याय के लिए जब उनकी सभा बैठती थी तो उसमें सबसे हाईएस्ट कौन माना जाता था, काजी। इन द डिस्ट्रिक्ट द आमीन लुक्ड आफ्टर द सिविल केसेस। अगर हम बात करें जिले के अंदर, आमीन जो होता था वो सिविल केसेस यानी जो आम झगड़े होते थे जनता के उसको सुलझाता था। एंड द काजी टुक केयर ऑफ द क्रिमिनल केसेस, और जो काजी होता था, सिविल केसेस का मतलब है जैसे आपस में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, चोरी चकारी का काम हो गया, या वैसे आपस में थोड़ा बहुत कुछ कहा सुनी हो गई, मारपीट हो गई, वो। और जो क्रिमिनल केस होते थे, क्रिमिनल मतलब जैसे मार काट कर दी, मर्डर कर दिया, ज़्यादा बड़े केस हो जाते हैं, वो केस को काजी सुनता था। शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू करेंसी कॉल्ड रुपया। शेरशाह सूरी ने जो है नए रुपए का चलन किया, जिसे नई करेंसी चलाई यानी मुद्रा चलाई, जिसे रुपया कहते हैं। इज स्टिल इज यूज इन इंडिया, जो वर्तमान में भी भारत में यूज़ हो रही है। ही ऑल्सो ब्रांड द हॉर्स, इसने हॉर्स यानी घोड़ों के भी ब्रांड का मतलब जैसे रेस के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं ना इस ब्रांड की चीज़ें अच्छी चलेगी, नाम होता है ना एक, तो इन्होंने घोड़े की जो नस्ल होती है उसके हिसाब से अलग अलग ब्रांड रखे कि ये घोड़े की नस्ल ज़्यादा अच्छी दौड़ती है, ये कम दौड़ती है, इसमें ज़्यादा पावरफुल है, ये है, इस तरह से मतलब इसके ये कह सकते हो छांट करके अच्छे अच्छे घोड़ों का पूरा ब्रांड तैयार कर रखा था इसने। एंड मेंटेन डिस्ट्रक्टिव रोल सिस्टम ऑफ सोल्जर्स, और इसने जो जैसे सैनिकों के नंबर होते हैं ना, पूरी मतलब डिटेल होती थी इसके पास नंबर के साथ कि इतने नंबर ये सैनिक के हैं, जैसे तुम्हारे रोल नंबर होते हैं क्लास में, ऐसे। द लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्ट बाय द मुकादामस हु वर स्ट्रिक्ट वाइल कलेक्शन एंड lenient एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। और लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन यानी भूमि से जो टैक्स लिया जाता था उसको मुकद्दम जो होता था, मुकद्दम मतलब पोस्ट का नाम है, मुकद्दम उसको इकट्ठा करता था और उस टैक्स को इकट्ठा करके समय पर जमा करवाता था। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे लेसन, ये आपका आज का वर्क है। थैंक यू।